नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। रैंडम क्वेश्चन का कंटेंट है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी सामग्री जो आपको देख, ठीक है, जो भी प्रश्न होगा उससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको एक अच्छी क्लास मिलने वाली है, बहुत बहुत मजा आने वाला है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें सब प्रकार के प्रश्न जीके से संबंधित जो है वो प्रश्न आपको यहाँ से मिलने, ठीक है। पहला प्रश्न आप, माधवपुर राज्य में आयोजित माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माधवपुर मेला जो है वो आपका गुजरात में आयोजित होता है, गुजरात में आपका आयोजित होता है, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, माधवपुर मेला जो है उसके बारे में कुछ चीज कि माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, देखिए कहाँ होता है, पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में होता है। और देखिए माधव, माधव से रिलेटेड जो माधव किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, तो ये कृष्ण से संबंधित जो है निश्चित रूप से भगवान कृष्ण से संबंधित जो है निश्चित रूप से है। और ये क्या है? एक सांस्कृतिक उत्सव है। और ये घटना जो है वो किसके, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच पवित्र विवाह की याद दिलाती है। और माना जाता है कि यह दिव्य मिलन माधवपुर में हुआ था, इसलिए यहाँ पर इस उपलक्ष्य में मेला आयोजित होता है, माधवपुर मेला। ठीक है, देखिए बाकी गुजरात के अन्य त्योहार अगर देखें तो उनके अंदर आता है आपके रण उत्सव, उत्तरायण, शामलाजी मेलो और बौथा मेला और रथ यात्रा, नृत्य महोत्सव और भाद्र पूर्णिमा। ये जो है इतने प्रकार के जो मेले हैं वो आपके यहाँ पर माधवपुर यानी सॉरी गुजरात के अंदर जो है ये मेले आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद टाइटल के उन्मूलन की बात करता है? टाइटल के उन्मूलन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए टाइटल का उन्मूलन है असल में क्या? टाइटल का उन्मूलन, पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, अनुच्छेद 18, 15, 24 या 29। तो इसका उत्तर जो होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा अनुच्छेद 18। अब देखिए अनुच्छेद 18 क्या करता है? टाइटल के उन्मूलन की बात है कि जो आपका सरनेम होता है, सरनेम टाइटल जो होता है वो आपके उन्मूलन, जैसे कोई उपाधि, जैसे उपाधियां दी जाती है उससे संबंधित है। तो इसके बारे में अगर देखें तो अनुच्छेद में क्या कहा गया है, 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियां जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताएं नहीं है, यानी कि सैन्य उपाधियों को छोड़कर और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा किसी को भी प्रदान नहीं की जाएंगी। आपको याद होगा कि पूर्व में जैसे अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी जाती थी, है ना, इस प्रकार अन्य दूसरी उपाधियां दी जाती थी। तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 18 में कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां जो है उनको छोड़ करके इसके अलावा राज्य कोई भी उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। ठीक है, दूसरा, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अंदर जरूरी क्या है, जब करेगा कब? जब भारत का राष्ट्रपति उसे इसके लिए जो है अलाउ करेगा तो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, राज्य के भीतर लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि जो है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर जो है वो किसी लाभ के पद पर है, अगर कोई यहां सर्विस कर रहा है तो वो व्यक्ति जो उपाधि धारण करेगा तो वो किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व जो है अनुमति के द्वारा ही, स्वीकृति के द्वारा ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य के भीतर लाभ या विश्वास की स्थिति में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई उपहार, भुगतान या पद स्वीकृत नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी किसके लिए है? ये राष्ट्रपति की अनुमति पर है, ये अनुच्छेद 18 कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कि अनुच्छेद 15 जो है वो 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आप किसी भी प्रकार में जो शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां हैं उनके अलावा किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 18 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसायों में बच्चों का रोजगार करना सख्त वर्जित है। यानी कि जो है 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, ये देखिए इसमें कितना होता है, 14 वर्ष आयु वर्ष तक के जो बालक हैं उनका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी जोखिम वाले कार्य में उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में नहीं पाया जाता? कौन सी बात हो रही है?
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, यानी कि जो एक अवसर विशेष, एक ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती यानी जो अपने पत्ते जो वो गिरा देते हैं, ऐसे में कौन सा वृक्ष नहीं है? तो सुंदरी वृक्ष, सांगवान वृक्ष, साल या बांस। तो इनमें से जो है वो सुंदरी वृक्ष जो है वो क्या है? पेड़ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं है। देखिए सुंदरी वृक्ष जो है वो खासकर भारत के सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा जो है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है, वहां उसमें पाया जाता है। ठीक है, ये सुंदरी का वृक्ष होता है और ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ये सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो ये डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। कहां? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। और कहां गिरती है ये नदियां? तो ये नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दोनों नदियां जो डेल्टा बनाती है, जो दलदली क्षेत्र है, वहां पर सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। और सुंदरी वृक्ष जो है, जो वृक्ष है ये खारे पानी में यानी समुद्री जल में और दलदल में जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पर सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं और इस वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, जहां पर सुंदरी वृक्ष के वनों की अधिकता है। अब देखिए सुंदरी वृक्ष मुख्यतः मैंग्रोव वन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन, ये देखिए मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन वो होते हैं जो दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जो खारे पानी में भी निपज सकते हैं, खारे पानी में उपज हो सकते हैं, वो वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें अक्सर मानसून वन भी कहा जाता है। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो पत्ते गिरा देते हैं अवसर विशेष में, उनको मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन भी कहा जाता है। अगर बात आती है मानसूनी वन कौन से, तो वो भी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही है और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन भी इन्हीं को कहा जाता है। और भारत में सबसे प्रचलित वन है, यानी सबसे ज्यादा वनों की अगर देखें, क्षेत्रफल देखें, तो वो इन्हीं का है जो पर्णपाती वन है। ये वन आमतौर पर एक अच्छी तरह से परिभाषित शुष्क मौसम द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में स्थित होते हैं और आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और शुष्क रेगिस्तानों के बीच में होते हैं। देखिए कहां होते हैं? एक तो जहां होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, और दूसरे शुष्क वन है, उनके बीच की जो स्थिति है, जहां दोनों प्रकार की, जहां सूखा भी होता है और जहां बरसात भी होती है, ऐसे जगहों पर ये मानसून, ये जो वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हालांकि दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दुनिया भर में विस्तृत हैं ये। ठीक है, इनकी विशिष्टता भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण चिन्हित गीले और शुष्क मौसमों में निहित है। गीले मौसम के दौरान इन वनों में पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, इन वनों की अगर बात कर लें कि शुष्क जो आपके पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो, वहां वर्षा की स्थिति क्या है? तो वहां वर्षा की स्थिति है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं, एक नम पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। नम यानी कि जहां पर आर्द्रता, जो वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता है वो अधिक रहती है, वो होते हैं। और शुष्क जो है बिल्कुल जहां सूखा होता है, यानी बहुत कम जो है आर्द्रता होती है। भारत में ये वन कहां पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये वन जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि ये इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका, यहां पर ये पाए जाते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, तो यहां पर कुछ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसका गठन किसने किया? ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने या बी आर अम्बेडकर ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना इन्होंने की है। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है, भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, और एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति जो क्या है? एक न्यायविद है, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ। ये चारों प्रकार की क्वालिटी इनके अंदर पाई गई है और इनके अंदर उन्होंने अपनी बखूबी अपनी भूमिका भी इन्होंने निभाई है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, देखिए इन्होंने जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना करी है, ये स्थापना क्यों करी है? इन्होंने कहा कि निर्णय लेने वाले जो निकाय हैं उनमें अनुसूचित जातियों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए इनकी व्यवस्था। इसलिए इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और ये जो है उन्होंने क्या है 1924 में दलित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित एक संघ की शुरुआत की और 1927 तक उन्होंने इस हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों की वकालत करने के लिए बहिष्कृत भारत, देखिए ये रहा, ये एक क्वेश्चन आपका यहां पर मैंने जैसा कि पहले कहा था
यहां एक प्रश्न आपका और क्लियर हो जाता है कि बहिष्कृत भारत की जो है वो स्थापना किसने की, या बहिष्कृत भारत अखबार जो वो किसने लॉन्च किया, तो वो भीमराव अंबेडकर ने किया। कब किया, तो 1924 में किया। किस लिए किया, कि जो हाशिए पर जो समुदाय हैं उनके हितों की वकालत करने के लिए किया। और कब तक, जो 1927 तक, यानी 1924 से लेकर के 1924 से लेकर के 1927 तक जो है वो इन्होंने अखबार निकाला था जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। ये अखबार वाले प्रश्न जो है एसएससी, एचएसएससी, खासकर जो अगर आप बात करें एचएसएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचसीएस के अंदर, सॉरी एचसीएस के अंदर बहुत ज्यादा संभावना है इस प्रकार के प्रश्नों की। और ये जो पैटर्न जो आपका करवाया जा रहा है, ये पैटर्न जो है इसीलिए इसके बहुत सारी चीजें करवाई जा रही है, क्योंकि एचसीएस का जो एग्जाम होगा उसमें एसएससी जीडी के अंदर और एसएससी की दूसरी जो परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो यहां से बहुत सारे पॉइंट होते हैं उनको क्लियर करना होता है, उनको जस्टिफाई करना होता है कौन कौन से सही है कौन से गलत है, इसलिए जो इस पैटर्न से आपको करवाए जा रहे हैं। तो बहिष्कृत भारत जो अखबार है वो 1924 से 27 तक किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों, कि जो हाशिए पर समुदाय हैं उनकी वकालत करने के लिए। अब बी आर अंबेडकर ने जो संगठन बनाए थे उनमें से कौन सा है, एक तो 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत भारत जो है वो एक अखबार है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो एक प्रकार का संगठन है। ये 1923 में, वर्ष 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, एग्जाम में दोनों चीजें आ जाती हैं, कई बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आ गया और कहीं ये भी आ सकता है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है वो इन्होंने कब बनाई थी, तो 1936 में। और 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ, अनुसूचित जाति महासंघ जो है इसकी स्थापना 1942 में इन्होंने की थी। और कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अंबेडकर साहब ने जो पत्रिकाएं निकाली थी वो कौन सी है, एक तो है मूक नायक, एक बहिष्कृत भारत, जनता, समाधा, ठीक है, ये इनकी जो पत्रिकाएं हैं, प्रमुख पत्रिकाएं हैं। देखिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और समाधा, ये जो है इनके द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाएं हैं। और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं कि इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन गोलमेज सम्मेलनों में तीनों में इन्होंने भागीदारी ली थी, इन्होंने अपना जो पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है 1932 के अंदर जो है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूना पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट जो है वो 1932 में ये किस किस के बीच हुआ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और इसमें पूना पैक्ट में क्या था कि दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा को त्याग दिया। यानी कि पहले जो भीमराव अंबेडकर जो ये कह रहे थे कि इनके दलितों के लिए उसी क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में एक दलित जो है अलग से चुना जाना चाहिए, एक जो है वो सामान्य अलग से चुना जाना चाहिए, तो दलितों का चुनाव दलित करेंगे और अन्य का चुनाव अन्य करेंगे, ऐसा जो इन्होंने फार्मूला था। लेकिन 1932 में जब इन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ और उस पूना पैक्ट के तहत जो है इन्होंने ये जो अलग निर्वाचन वाली थी, दलितों के लिए अलग निर्वाचन, इस अवधारणा को इन्होंने त्याग दिया। और ये 1932 में हुआ था, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला देखिए मसौदा समिति, ये संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा कमेटी थी, उसके अध्यक्ष के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने इन्हें भारतीय संविधान के जनक की उपाधि दिलाई। यानी भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उद्घाटन मंत्रिमंडल में कानून मंत्री की भूमिका निभाई थी, ठीक है, यानी कि ये प्रथम कानून मंत्री भी रहे थे। उनके असाधारण योगदान के सम्मान में उन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको जो सम्मानित किया गया। और इनको जो है वो सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और यहां पर जितने तथ्य आपको बताए हैं, इन तथ्यों में एक प्रश्न ऐसे बनने की संभावना रहती है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन कौन से सही है। इस प्रकार के जो है खासकर एचसीएस में, एसएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कहां किया गया? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। आप सबको पता है कि ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग जो है केरल में किया गया था। बाकी चीजें पढ़ लेते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त रूप है जो सुरक्षित, कुशल और सटीक मतदान
को सक्षम करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में नियोजित एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहला प्रयोग 2 मई 1982, ये दो महत्वपूर्ण तारीख है, 2 मई 1982 को केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक उपचुनाव में किया गया था। यानी कि ये सबसे पहले जो है बाई इलेक्शन में इसका प्रयोग किया गया था। बाई इलेक्शन में, चुनाव में, उपचुनाव में केरल में पारूर विधानसभा का उपचुनाव था। वो कब था? 2 मई 1982 को। तब जो है पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, 2 मई 1982। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला आईआईटी भारत के अलावा बाहर खोलने का निर्णय लिया गया। वो कौन से देश में खोला जाएगा? मालदीव में, तंजानिया में, सेशेल्स में या केन्या में? तो भारत के बाहर जो है पहला आईआईटी खोलने का जो निर्णय लिया गया वो किस देश में? तो वो तंजानिया में जो है वो निर्णय लिया गया है। अब देखिए हम जानेंगे तंजानिया के बारे में और इसके बारे में, आईआईटी के बारे में। भारत का पहला आईआईटी परिसर भारत से बाहर जो है वो जांजिबार यानी तंजानिया में होगा, स्थापित किया जाएगा। तंजानिया कहाँ है? तो ये अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में स्थित तंजानिया अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अफ्रीका की महान झीलें जैसे विक्टोरिया झील, तो ये तंजानिया में है, तंगानिका झील, और साथ ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो, ये जो है वो भी तंजानिया में है। ठीक है, ये भी तंजानिया में पड़ती है, किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी राजधानी है डोडोमा और मुद्रा क्या है? शिलिंग है। ठीक है, ये चीजें तो बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डोडोमा और शिलिंग जो है इनकी मुद्रा का नाम है। अगला देखिए, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स काफी इंपॉर्टेंट है, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर आजकल की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल बने हैं, इनकी एक फोटो वायरल हुई थी कि ये जो है पहले ही हाईकमान के नजरों में थे, और ये मुकुंदरा हिल्स में जो राजनाथ सिंह जी हैं इनके साथ जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं। उसके अंदर जो है वो राजनाथ सिंह जी के साथ जो है रक्षा मंत्री, भारत के वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री, इनके साथ जो है वो उसमें फोटो में दिखाई देते हैं। यानी कि ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में है। और उसके बारे में और जान लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? राजस्थान के कोटा जिले में है। कहां है? ये राजस्थान के कोटा जिले में है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिल्स है। ठीक है, और ये चंबल नदी के पूर्व में है। कई बार ऐसे बारीक प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये नदी के किस दिशा में है, तो ये नदी के पूर्व दिशा में। और इस राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर 2004 में नामित किया गया था। यानी जो ये नेशनल पार्क है इसको 2004 में घोषित किया गया था। इससे पहले क्या था? ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। ये क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वन्य जीव अभ्यारण्य था। अब राजस्थान में अन्य दूसरे अगर देखें तो केवलादेव घाना, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना जिसको कहते हैं, ये भरतपुर में है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी रणथंबोर जो है ये, और डेजर्ट नेशनल पार्क और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो है वो राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना काफी चर्चा में रही है ये योजना, और ये योजना किस राज्य की है? तो देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिस योजना ने मध्य प्रदेश में, एमपी में जो बीजेपी है उसको जो है एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो दिया है, एक बहुत बड़ा जनादेश जो है इस योजना ने दिया है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो ये मध्य प्रदेश की योजना है, और काफी ये जो है अभी 2023 में ही ये योजना लागू की थी मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा। ठीक है, और ये जो है आवास से संबंधित है। ये लाडली बहना जो है आवास योजना 17 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना जो अन्य आवास योजनाओं में जिनको नहीं मिला था घर। और ये किसकी, इसकी कंडीशन क्या है कि जिनका घर 2 कमरों से छोटा है, और जिनके पास रहने के लिए, जिनके पास कार भी नहीं है, और उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला भी नहीं है, और उनकी जो है आय जो है 12,000 रुपए महीना से कम है, और उनके घर में कोई टैक्स पेयर नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आवास योजना है ये 17 सितंबर 2023 की। ठीक है, और इसमें जो है अगर खेती की बात करें तो अगर पानी जिसके अंदर है, पानी जो है नहरी पानी की व्यवस्था अगर है तो 2.5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। अगर बिना पानी की बरानी क्षेत्र है तो उसमें जो है 5 एकड़ से
कम का होना चाहिए, या 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होती तो फिर इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? यानी कि सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक जो है वो किस राज्य का है, तो वो केरल राज्य का है। लेकिन केरल ऑप्शन में ना हो तो फिर दूसरा नंबर किसका आता है, तो वो आता है तमिलनाडु का। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात की स्थिति है वो तमिलनाडु में जो है केरल के बाद आती है। अब देख लेते हैं इनके आंकड़ों को कि केरल में कितनी है 2011 के अनुसार 1084, यानी 1084 क्या है, 1084 इसमें जो है वो कौन है, 1084 इसमें फीमेल हैं, और मेल कितने हैं, मेल हैं इसमें 1000। ठीक है, दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है। अगर कम से कम न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है, जम्मू कश्मीर में 889 है, और सिक्किम में एक बढ़कर 890 जो है वो लिंगानुपात है, 890 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा उत्सव किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? लाई हरोबा, तो ये भी काफी जो है ये ओडिशा में है, महाराष्ट्र में, सिक्किम में है, या मणिपुर में? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था, दो समुदायों के आपसी भिड़ंत की वजह से, और उन्हीं समुदायों से संबंधित ये है। क्या है, लाई हरोबा एक सदियों पुराना त्योहार है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस द्वारा? मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, क्योंकि मैतेई समुदाय जो है वो काफी चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय से, इसलिए इसमें ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि लाई हराओबा जो त्योहार है वो मैतेई समुदाय का है। ठीक है, इस त्योहार की विशेषता कलाकारों और धार्मिक हस्तियों दोनों द्वारा किए जाने वाले समारोह, नृत्य, संगीत प्रदर्शनों और नाटकीय प्रस्तुतियों का एक क्रम है। यानी कि इसके अंदर जो है अनेक प्रकार के समारोह होते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत प्रदर्शन होते हैं, और नाटकीय प्रस्तुतियां भी होती हैं। और इसका एक गहरा महत्व है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के रूप में काम करता है, और इस समुदाय की जो है ये उस समुदाय की जो पुरानी जो परंपराएं हैं उन पर ये आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित? यानी कि राज्यों और संघ शासक यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है वो कौन सी? छठी है, 7वीं, 8वीं या 10वीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। देखिए 3 अनुसूचियां हैं। पहली है केंद्र सूची, केंद्र सूची जिसके अंदर पहले 97 विषय थे और वर्तमान में कितने? 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची जिसके अंदर पहले 61 विषय थे, सॉरी 66 विषय थे, अब जो इसमें 61 विषय इसमें कटौती हो गई है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब जो इसमें 52 विषय हो गए, वर्तमान में 52 विषय। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की गणना करती है। इसके अंदर 3 है। पहली संघ सूची, संघ सूची में कौन करता है? केंद्र सरकार जो अपने कानून बनाती है, नियम बनाती है। ठीक है, इसमें 97 विषय शामिल थे, वर्तमान में इसमें कितने हो गए? 100 हो गए बढ़ा करके। राज्य सूची, इसमें राज्य सूची उन विषयों का संकलन जिन पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बनाने की शक्ति रखती हैं। ये विषय क्षेत्रीय और स्थानीय मामलों से संबंधित है, जिनमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, भूमि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रारंभ में इस सूची में 61 विषय थे, अब 66 है। नहीं, ये उल्टा हो गया, पहले 66 थे, अब जो है इसमें 61 हो गए। पहले 66 थे, अब कम होकर के इसमें 61 विषय हो गए हैं, कम कर दिए इसमें। चलिए आगे। अगला है समवर्ती सूची। संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास हो, समानता हो, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया वो होता है। और इसमें कुल जो है पहले 47 विषय थे और अब इसमें 52 विषय जो है शामिल कर दिए गए। अगला प्रश्न है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जयचंद और मोहम्मद गौरी, इनके बीच चंदावर का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1192, 96, 94 और 1191। ठीक है, 1191 में पहला युद्ध, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और ये 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, और इसमें जयचंद की बुरी तरीके से हार हुई थी, जयचंद मारा गया था। यह युद्ध जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चंदावर नामक क्षेत्र में ये हुआ था, और इसमें जो ग्यासुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसकी घुरिद सेना के लिए एक शानदार जीत के रूप में हुआ। इस युद्ध में जयचंद मारा गया था। ठीक है,
ये प्रश्न था। और इसके बाद है स्वर्ण क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति गोल्डन जो है वो किससे संबंधित है? ये बागवानी, जूट, तिलहन और आभूषण, तो ये बागवानी से संबंधित है। इसके बारे में देखिए 2-4 तथ्य और हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन और बागवानी से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन में आपका शहद उत्पादन आता है तो भी सही है और बागवानी आता है तो भी सही है, ठीक है। यह भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों में से एक घटक है। भारत में निरपक्ष टुटेजा को, ये देखिए, ये निरपक्ष टुटेजा को स्वर्णिम क्रांति का जनक माना जाता है। निरपक्ष टुटेजा को स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन जो क्रांति है उसका जनक माना जाता है और यह 1991 से 1993 तक प्रभावी रही। गोल्डन फाइबर क्रांति की अगर बात आती है, देखिए फाइबर की बात आती है तो फिर जूट करेंगे, अगर सीधा गोल्डन क्रांति है तो वो आप करेंगे इसमें शहद या बागवानी, और पीली क्रांति जो वो तिलहन से संबंधित। लास्ट प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1922 में, 28 में और 30 में। तो ये 1922 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी स्थापना? इनकी एक एकात्मक शिक्षण और आवासीय संस्थान, यानी कि शिक्षण संस्थान और आवासीय संस्थान दोनों ही एक जगह थे। और 1957 के बाद में क्या हो रहा है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो लोगो है, उसमें बैंगनी पृष्ठभूमि है, उसमें एक हाथी, एक नदी और एक खुली हुई किताब दिखाई देते हैं। और ये है लास्ट प्रश्न आज का। गोफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ, गोफ, ठीक है, गुजरात, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। तो गोफ जो नृत्य है वो गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है गोफ नृत्य। गोवा का लोक नृत्य है, यानी ये एक क्या है, ये एक लोक नृत्य है जो जनसाधारण के द्वारा किया जाता है। सरल नृत्य है जो किसी त्योहार, अवसर या मौसम के लिए खुशी व्यक्त करता है, ठीक है। और गोफ नृत्य अतीत में गोवा प्रशासन करने वाले राजवंशों द्वारा छोड़ी गई छापों को आत्मसात करने का प्रतिनिधित्व भी करता है। और इसके अलावा केरल के कुछ है, जैसे देखनी, घोड़ी मोदनी, ढालो, तलगाड़ी, फुगड़ी और शिग्मो, ये केरल के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये थे, और एक प्रश्न और रह गया और इससे संबंधित एक अपडेट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अभी हाल ही का प्रश्न है, जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिकेट के अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे संबंधित माने तो आने वाली परीक्षा में इसकी काफी संभावनाएं रहती है। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो वो सौराष्ट्र ने जीती है, ठीक है। और अगर बात करें विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, 2023 जो है वो किसने जीती है? तो ये हरियाणा क्रिकेट टीम ने ये जीती है। और हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार हरियाणा ने जीती है। यानी विजेता कौन है? तो विजेता इसका कौन है? हरियाणा है, और पहली बार जो है ये विजेता रहा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको, जैसा कि आपकी वीडियो शुरू होने से पहले अपेक्षा थी, वैसे ही उसके अनुकूल ये क्लास रही होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।